नमस्कार दोस्तों, सुबह 10 बजे का वक्त है। वादे के मुताबिक मैं आपके सामने हूं। दिल्ली से छपने वाले 13 अखबारों के इस बंडल के साथ हर रोज़ मैं आपके सामने आता हूं और बताता हूं किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी जानकारी है, किस अखबार की हेडलाइन या खबर में ख़ास बात है, किस अखबार में कुछ अलग ऐसी खबर है जो बाकी अखबार जो शायद आप पढ़ते होंगे उसमें नहीं है। और इसके अलावा अगर मेरे पास कोई जानकारी है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ हर रोज़ सुबह 10 बजे। अपनी बात आगे करने से पहले और बताने से पहले कि किस अखबार में क्या है, आज मैं आपको आज से 13 दिन पहले के अखबार की हेडलाइन में क्या था चीन को लेकर, और आज के अखबार में हेडलाइन को लेकर क्या, हेडलाइन में क्या है चीन को लेकर, दोनों हेडलाइंस का क्या फ़र्क है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल जो अजीत अंजुम के नाम से है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। इससे मुझे अच्छा लगेगा, हौसला मिलेगा और मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो अपनी बात शुरू करने से पहले दोस्तों 4, 5, 6 बड़ी खबरें हैं, जानकारियां जो जिस पे लगता है बात करनी चाहिए। एक तो जिस पर कल मैंने वीडियो किया था, आपने सुना होगा, गाज़ियाबाद के पत्रकार को जिस ढंग से मारा गया, गुंडों ने मारा और पुलिस की लापरवाही, उसका जिक्र मैंने कल किया था। उसमें कुछ जानकारियां हैं क्योंकि विक्रम जोशी हत्याकांड में कल जितनी लानत मलामत यूपी पुलिस की हुई, उसके बाद क्या हुआ, परिवार क्या चाहता है, ये खबर है। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, ये बड़ी खबर है। और इसी खबर में मैं आज से 13 दिन पहले की हेडलाइन आपको बताऊंगा कि तब 15 दिन करीब 15 दिन पहले की हेडलाइन कि तब हेडलाइन क्या थी चीन को लेकर, आज हेडलाइन क्यों बदली है। जांच आयोग की बड़ी खबर है, जो विकास दुबे एनकाउंटर केस में जांच आयोग में सुप्रीम कोर्ट ने के निर्देश पर जो अब नया आयोग बनने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ है, उस आयोग में एक ऐसे डीजीपी हैं शामिल किए गए हैं। वो डीजीपी कैसे एनकाउंटर की वकालत करते रहे हैं या इस एनकाउंटर को पहले सही ठहराते रहे, क्या है उसका मतलब, ये भी बताऊंगा। राजस्थान के स्पीकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, ये खबर है। चीनी सरकार ने एक अजब गजब आदेश दिया है कि ईसाई अपने घरों से ईसा मसीह की तस्वीरें हटाकर शी जिनपिंग की तस्वीरें लगाए। इसके क्या मतलब है ये सब बताऊंगा। और कुछ और जानकारियां अगर होगी, एक रिकॉर्ड तो कोरोना की भी जानकारी है कि देश में कैसे कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन कुछ राज्यों में लगता है लॉकडाउन दोबारा शुरू हो सकता है। इन तमाम जानकारियों के साथ सबसे पहले मैं चीन पे आता हूं और उसके बाद मैं फिर बता रहा हूँ विकास दुबे एनकाउंटर में बहुत ज़रूरी खबर है। कल मैं इस पर वीडियो बनाना चाहता था लेकिन शाम को मैं दूसरा राजा मान सिंह से जुड़ा हुआ वीडियो बनाया, इसलिए मैं बना नहीं पाया। लेकिन आज उसमें कुछ दिलचस्प जानकारी है और इससे लगता है कि जो शामिल किए गए हैं इस आयोग में, उनके पहले के विचार कहीं आयोग की जाँच को प्रभावित करेंगे, ये बताऊँगा। उससे पहले चीन की खबर मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए ये है 7 जुलाई का अखबार अमर उजाला, 7 जुलाई का। हेडलाइन मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको बताऊंगा। हेडलाइन है, एलएसी पर तनाव घटाने के लिए 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटी चीनी सेना। अजीत डोवल ने चीनी विदेश मंत्री की फ़ोन पर 2 घंटे अजीत डोवल और चीनी विदेश मंत्री की फ़ोन पर 2 घंटे की बातचीत का असर, भारतीय सेना भी हटी पीछे, नरमी का राज यूं समझिए और कैसे अजीत डोवल ने बात की, ये हेडलाइन थी। उसी समय की ये सारी हेडलाइन है। चीन ने गलवान से पांव पीछे हटाए, ये अखबार सारे 7 जुलाई के हैं। आपको आज बताऊंगा कि आज मैं 23 तारीख को 7 जुलाई के अखबार की हेडलाइन क्यों पढ़ रहा हूँ। ये दैनिक जागरण है, 2 माह के तनाव के बाद चीनी सेना गलवान वैली से पीछे हटी। ये हेडलाइन में जजमेंट हो गया कि 2 महीने के तनाव के बाद चीनी सेना पीछे हटी क्यों? क्योंकि अजीत डोवल ने चीनी विदेश मंत्री से बात की। ये जागरण की भी हेडलाइन है। मुझे अभी 3 ही अखबार मिले, मैं चूँकि जल्दी थी सुबह, हर अखबार में 7 जुलाई को इसी तरह की हेडलाइन है। आप हेडलाइन को एक बार देख लें। हर हेडलाइन उस समय यही कह रहा था कि चीनी सेना पीछे हट रही है। PP-14 से चीन पीछे हटा, बाकी जगह सैनिक और टेंट हटाने की प्रक्रिया जारी है। अमर उजाला का सारे अखबार ने उस समय यही लिखा और मान लिया कि अब चीनी सेना हट रही है क्योंकि अजीत डोवल ने बात कर ली चीनी विदेश मंत्री से। अब आज की हेडलाइन क्या है और दरअसल हकीकत क्या है, ये आज की हेडलाइन है दैनिक भास्कर की। आज की हेडलाइन क्या है? हेडलाइन अगर आप पढ़ पा रहे होंगे, चीन सहमति के बावजूद 1 हफ्ते से एलएसी पर सैनिकों को पीछे नहीं हटा रहा। आज के भास्कर की हेडलाइन है। आज के अमर उजाला की हेडलाइन है, चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, एलएसी पर अब भी उसके 40,000 सैनिक तैनात। ड्रैगन की चाल, सहमति के बावजूद अपनी बात पर कायम नहीं चीनी सेना। आकस्मिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे वायुसेना। राजनाथ सिंह, इन्होंने कहा है
आकस्मिक स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। राजनाथ सिंह जब लेह गए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन बातचीत से हल निकलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आज की हेडलाइन कुछ और अखबारों में है, लेकिन मैं यहां बताऊं कि दरअसल मामला क्या है। आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि चीन की ये फितरत होती है, जो कहता है चीन वो करता नहीं है, और चीन की बातों को यकीन करें तो धोखा होता है। मैं ये कह सकता हूं, ये मेरा आकलन है कि ये खबर सरकार की तरफ से, पीएमओ की तरफ से ये खबर अखबारों में आई और हम सब ने मान लिया कि चीनी सेना पीछे हट रही है, सहमति हो गई, 2 किलोमीटर हटी, 3 किलोमीटर हटी, दोनों तरफ से हटी। ये उस समय की हेडलाइन है, वही 7 तारीख की हेडलाइन। और आप सबके दिमाग में बात पहुंच गई व्हाट्सएप के जरिए और जरिए से, चीनी सेना तो हट गई। पहले मोदी जी गए, फिर डोभाल जी गए, सब ने बात कर ली चीन की ऐसी तैसी, चीन हट गया पीछे। और सारे चैनल पर बीते 15 दिनों में 50 स्पेशल प्रोग्राम्स चले होंगे, चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं। मोदी की हुंकार से भागा चीन, मोदी के डर से दुम दबाकर भागा चीन, मोदी के सामने जिनपिंग की सिट्टी पिट्टी गुम, मोदी की सेना के सामने चीनी सेना के पैर उखड़े, न जाने बल्कि इससे कहीं ज़्यादा जो शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा। कई स्पेशल प्रोग्राम्स इस पे बने इस हेडलाइन के बाद लगातार, कि कैसे चीनी सेना डर कर भागी, दुम दबाकर भागी, मोदी के नाम से, अजीत डोभाल के जाने से, या अजीत डोभाल की बातचीत से, अजीत डोभाल के खौफ से, तमाम चीज़ें चली। हकीकत क्या है दोस्तों, अब इस हकीकत का सामना करते हैं। भास्कर की खबर है जिसमें कहा गया, चीन ने बातचीत की आड़ में एक बार फिर भारत को धोखा दिया है। दोनों सेनाओं के कोर कमांडरों की बैठक में तनाव घटाने पर सहमति के बावजूद चीन ने 7 दिन से पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिक पीछे नहीं हटाए। भास्कर की हेडलाइन है, सूत्रों के अनुसार पूर्वी लद्दाख के मोर्चों और पीछे के इलाकों में चीन के 40,000 सैनिक पहले की तरह तैनात हैं, और इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम, सशस्त्र बलों की आवाजाही में इस्तेमाल होने वाले वाहन, लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें और भारी भरकम हथियार मौजूद हैं। ये खबर है कि अब चीन वहां डटा हुआ है 40,000 सेना के जवानों के साथ। फिंगर 5, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से पीछे नहीं हटने पर अड़े चीनी सैनिक। ये मैं बार बार बता रहा हूं कि फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 8 तक का जो 8 किलोमीटर का फासला है, चीन वहां हटेगा क्या, हट रहा है क्या, बात उसकी होनी चाहिए। लेकिन बीते 15 दिनों से इस पर कहीं बात नहीं है, क्योंकि हम बाकी चीज़ों में उलझे हैं। और मीडिया इसको आज भी शायद चैनल में उस तरह से आप नहीं देखेंगे कि चीन हटने को तैयार नहीं, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी की हार दिखेगी चैनल वालों को। हकीकत बताना पत्रकारिता है। स्थिति क्या है ये बताएं, डुगडुगी न बजाएं। अगर चीन वहां टिका है, नहीं भाग रहा है, नहीं हट रहा है, नहीं पीछे हट रहा है, उसके इरादे, उसकी फितरत अगर भारत के खिलाफ है, तो उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन अब यही हेडलाइन अमर उजाला में है, जो आज की हेडलाइन है, और भी कुछ अखबारों में, चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, LAC पर उसके 40,000 सैनिक। इसमें अमर उजाला में भी वही लिखा है, राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है, राजनाथ सिंह ने कहा है, चेताया है कि किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे। लेकिन बहुत से अखबारों में आज ये हेडलाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें राष्ट्रवाद की से ओत-प्रोत भावना नहीं है, चीन को खदेड़ देने वाली भावना नहीं है, तो इसलिए आज कई जगह नहीं है। उस दिन थी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन यही है, जो शायद आप देख पा रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है। इसमें भी यही है कि विथ PLA येट टू डिसएंगेज, आर्मी स्टॉक्स अप फॉर हार्श लद्दाख विंटर। लद्दाख में ठंड पड़ती है, आर्मी जो है अभी से अपने जो जाड़े में इस्तेमाल होने वाले सामान और राशन पानी, रसद, उसका स्टॉक कर रही है। लेकिन चिंता यहाँ भी वही है। रजत पंडित की रिपोर्ट है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि कई बार ऐसी खबरों को दिमाग से सोचना चाहिए, और अगर हम जैसे लोग कई बार बताते हैं कि हकीकत कुछ और है, तो आपकी नाराज़गी होती है। लेकिन चूंकि इस पर मैं बहुत बार बात कर चुका हूं, चीन को लेकर कई वीडियो बना चुका हूं, इसलिए मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूं। मैंने पुरानी हेडलाइन और नई हेडलाइन देखकर आपको बता दी। अब आते हैं विकास दुबे कांड में। इससे पहले कि विक्रम जोशी की बात मैं करूं, विकास दुबे का मामला बहुत अहम क्यों है? क्योंकि अब एक न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं थी कि न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए। जो आयोग बनाया, एक सदस्य थे उसके, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन पर सवाल उठा कि एक ही सदस्य क्यों, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 3 सदस्यों वाली न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं रिटायर्ड, और एक पूर्व DGP हैं जो यूपी में रहे हैं, KL गुप्ता साहब। अब ये क्या कहानी है ये भी बताऊंगा, और उसके मतलब आप समझिए, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि दरअसल पूरा मामला
मामले को हम कैसे माने। अब ये मैंने पहले भी परसों के वीडियो में दोस्तों बताया था, कल मैं इस पे करता और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं एक्सप्रेस को पसंद करता हूँ और इसलिए आपको कहता हूँ एक्सप्रेस पढ़ा करिए। मुझे अच्छा लगा कि मैंने भी कल इस पर रिसर्च करके रखा था, लेकिन कल 2 वीडियो बनाया, फिर लगा कि चलो आज करूँगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज एक्सप्रेस वैसे ही छाप देगा। तो एक्सप्रेस ने वही खबर छापी है कि अगर एक आयोग बना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं और उसके बाद BS चौहान और एक एक्स DGP हैं KL गुप्ता, यूपी में रहे हैं। अब KL गुप्ता साहब के बारे में मैं खबर बताऊं उससे पहले जरा बैकग्राउंड बता दूं। KL गुप्ता साहब यूपी के DGP रहे अप्रैल 1998 से 1999 तक कल्याण सिंह के कार्यकाल में। एक्सप्रेस अपनी खबर में ये लिखता है, ये एक्सप्रेस की हेडलाइन है, एक्सप्रेस लिखता है SC clears UP government's nominee for Dubey panel, ex DGP who said why doubt पुलिस। ये एक्सप्रेस की हेडलाइन है। कहने का क्या मतलब है कि इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो पैनल बना, जो यूपी सरकार ने जो नाम दिए, उसमें एक नाम पूर्व DGP KL गुप्ता साहब का है। KL गुप्ता साहब कब DGP थे बता दिया, और KL गुप्ता साहब ने 10 जुलाई को KL गुप्ता साहब ने टेलीविजन इंटरव्यू को कुछ बातें कही है। वो इंटरव्यू मैंने भी निकाला था, लेकिन अब एक्सप्रेस ने उसको छापा है। इस रिपोर्टर की तारीफ करनी पड़ेगी जिसने लिखा है, अनंत कृष्णन और अवनीश मिश्रा। इस खबर में क्या है कि KL गुप्ता साहब ने इंडिया टुडे पर बातचीत में, इंडिया टुडे चैनल पर जो आज तक का चैनल है, उस बातचीत में जब उस समय हर चैनल पर डिबेट हो रहा था, एनकाउंटर सही है गलत है, एनकाउंटर पर शक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फर्जी है, इसमें कुछ पेच है झोल है, तो KL गुप्ता साहब की एक राय थी। और मैंने परसों के वीडियो में यही बात कही थी कि अगर इसमें कोई ऐसे जस्टिस होते हैं, एक जस्टिस का मैंने नाम भी लिया था सुप्रीम कोर्ट के, और एक DGP का भी नाम लिया था, जिनकी पहले से पूर्व घोषित राय है कि एनकाउंटर सही है और सही इलाज किया ऐसे गैंगस्टर का, अगर वो इस आयोग में आते हैं तो क्या उनके विचार आयोग के फैसले को, आयोग की जांच को प्रभावित करते हैं? ये सवाल मैंने परसों एक वीडियो में उठाया था 2 नाम के साथ। उनमें से एक नाम, ये अलग नाम है, इन्होंने क्या कहा सुनिए। जो गुप्ता साहब ने टेलीविजन चैनल को, ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर है, हर चीज़ को आप निगेटिव मत देखिए। जब उनसे पूछा गया इस एनकाउंटर को लेकर, पहले देखिए कि बेचारे 8 लोग मारे गए, उनके लिए आप लोगों ने कुछ किया क्या? उनके पास कार्रवाई कहाँ से आई? ये विकास दुबे के लिए है। आप हर चीज़ को डाउट से शुरू कर रहे हैं। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, जो एक्सप्रेस ने अंग्रेजी छापा है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी एक साथ चलूंगा तो लंबा हो जाएगा। आप हर चीज़ को डाउट से शुरू कर रहे हैं कि उसकी गाड़ी क्यों बदली गई। अरे सरप्राइज एलिमेंट के लिए भी गाड़ी बदली जाती है, SUV टर्न होती है। आप देखो, नेशनल हाईवे पर रोज होता है। वो गया था सरेंडर करने के लिए, मैं जुडिशियल कस्टडी में, जुडिशियल रिमांड में आऊँगा। वहाँ की पुलिस ने कोई मुकदमा कायम नहीं किया, उसके सामने पेश होने या ट्रांजिट रिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस पर सवाल उस समय उठे थे कि जुडिशियल रिमांड या ट्रांजिट रिमांड के बिना क्यों पुलिस ले जा रही थी, हथकड़ी भी नहीं थे, पुलिस ने सौंप दिया सिर्फ। इस पर सवाल उठे थे, इसको भी इन्होंने जस्टिफाई किया था और बोला अब सुनिए वो भागेगा ही। ये उनके शब्द हैं KL गुप्ता साहब के। देखा कि पुलिस ने हैंडओवर कर दिया कि मारा न जाऊं, जहां पलटा तो भागने का प्रयास कर रहा था। ये उन्होंने कहा, उनकी राय है KL गुप्ता साहब की। जहां गाड़ी पलटी वहां भागने का प्रयास कर रहा था। वो ट्रेंड है, इतने आदमी को मार चुका है, अगर गोली सामने से चलाएगा तो पुलिस गोली मारेगी और सामने सीने पर ही लगेगी। पुलिस सामने से मारेगी, सामने सीने पर लगेगी। ये उनका ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब में बयान है जो उन्होंने इंडिया टुडे को कहा। मेरा सवाल ये है कि अगर DGP साहब, पूर्व DGP KL गुप्ता साहब, मैं उनके इंटेंशन और उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, उनकी सर्वविदित घोषित पब्लिक डोमेन में ये राय है। इस राय के KL गुप्ता साहब अब आयोग के सदस्य बने। हालांकि उनसे जब एक्सप्रेस ने बात की तो उन्होंने कहा कि ये मैंने पूर्व पुलिस अफसर और अधिकारी के तौर पर कहा होगा, लेकिन अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं अब कमीशन का सदस्य हूं। बात अच्छी है, सही बात है, और मैं मानता भी हूं कि हो सकता है कि आपकी निजी राय कुछ और हो, और जब आप ऐसे किसी संस्था के हिस्सा हो जाएं, जांच आयोग के हिस्सा हो जाएं, तो आपकी राय बदल जाए। लेकिन हो सकता है उनकी बात को ये मान लें, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल है कि हम क्यों मान लें, क्यों उनके ये बयान को, उनकी
आगे कुछ करें, उसके पैमाने पर क्या नहीं कसा जाना चाहिए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिकाकर्ता ने उठाया था कि आप अपनी तरफ से जजों के और डीजीपी के नाम दीजिए, और उस पर फटकार भी लगी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या आप जज की निष्ठा पर सवाल उठाते हैं। और उसके बाद याचिकाकर्ता ने कुछ जजों की लिस्ट भी दी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जाहिर है सरकार को ये फैसला करना था, सरकार की तरफ से लिस्ट आई और उसमें ये 2 लोग हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या विकास दुबे की जांच निष्पक्षता से होगी, और होगी तो क्या सारे पुलिस, हालांकि मैं मानूंगा अभी होगी, मैं इस पर फिर कह रहा हूं, इस पर कोई शक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इसमें पूर्व जज हैं, इसमें हाई कोर्ट के जज हैं जो पहले से आयोग में थे, और पूर्व डीजीपी हैं। कोई शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं, निष्पक्षता से जांच होगी और पूरे एविडेंस मिलेंगे तो पुलिस वाले फंसेंगे क्या जो लोग पैरोकार थे, जिन लोगों ने अब तक विकास दुबे की सरपरस्ती की, सुप्रीम कोर्ट ने परसों यह भी कहा था कि आप जिस दिन लिस्ट मांगी थी उस दिन यह भी कहा था कि अगर आप बार बार करें कि 64 मामलों का आरोपी इतना खतरनाक है तो अब तक जमानत पर कैसे था, वो भी कागज लाइए, हमें यह मत बताइए कि विकास दुबे कितना बड़ा खूंखार गैंगस्टर था। इन सारे सवालों का जवाब अब इस जांच आयोग में मिलेगा, और जांच आयोग की जांच से अगर ये सारे सवालों का जवाब मिला तो बहुत मुश्किल होने वाली है। ये एक बड़ी खबर है, मैंने ये बताया। इसके अलावा जो एक जांच आयोग, इसमें एक और बात बताऊं कि इसमें बहुत सारी जानकारियां आ रही है जय वाजपेयी को लेकर, कि जय वाजपेयी कैसे बहुत करीबी था इसका विकास दुबे का, और कैसे उसने बहुत अरबों रुपए कमाए और विकास दुबे के पैसे का वारा न्यारा अपने स्तर पर करना चाहता था, इसलिए उसने ही एनकाउंटर का ट्रैप बिछाया और एक उच्चाधिकारी के साथ बातचीत करके एनकाउंटर का ट्रैप बिछाया गया। एनकाउंटर के लिए या उसको निपटाने के लिए पुलिस ने तैयारी की, जिसमें उसने पुलिस को ही अपने जाल में फंसाया और 8 पुलिस वाले उसके शिकार हुए। एक रिपोर्ट 4 PM में एक इवनिंगर अखबार निकलता है लखनऊ के, संजय शर्मा उसके एडिटर हैं, उन्होंने परसों एक रिपोर्ट छापी भी थी। मैं कोशिश करूंगा कि ग्राफिक में वो रिपोर्ट आपको दिखाऊं। उसके बाद कल वो रिपोर्ट अमर उजाला में भी थी। तो क्या इन सारे पहलुओं की भी जांच होगी? उसके बाद SIT जांच करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी से इनकार किया है, ये खबर अमर उजाला के अंदर के पन्ने पर है। विकास जय समेत 41 करीबियों की संपत्ति की जांच शुरू, ये अमर उजाला की खबर है। ED के रडार पर 2 बड़े कारोबारी और कुछ बिल्डर, ये सारी खबरें विकास दुबे से जुड़ी है। अब मैं आता हूं जो एक और बड़ी खबर है, वो खबर है जो पत्रकार के मामले में है। उससे पहले एक थोड़ी दिलचस्प खबर है, वो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। वो सिर्फ मुझे भास्कर में दिखी वो खबर। अब देखिए ये खबर क्या है। ये खबर है, ये किसी अखबार में खबर अभी नहीं दिखी, होगी भी तो हो सकता है ना देख पाया, बहुत कम वक्त में इतने अखबार पलटने होते हैं। ये भास्कर की खबर है। हेडलाइन आप पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो मैं नीचे लगा दूंगा, शायद आप पढ़ पा रहे होंगे। इसमें है, चीन में सरकार का आदेश, ईसा मसीह की तस्वीरें हटाकर जिनपिंग की तस्वीरें लगाएं। अब देखिए चीन की हरकत। और उसके बाद अभी इसी में एक बॉक्स है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 8.5 करोड़ कार्यकर्ता हैं, उन्हें सरकार के सख्त चेतावनी है कि किसी धर्म का पालन नहीं करें। चीन में करीब 40 करोड़ बौद्ध ताओ, 6.7 करोड़ ईसाई और 1.5 करोड़ मुस्लिम हैं। इन्हें चर्चों, मंदिरों और मस्जिदों के बाहर ही प्रार्थना करने की अनुमति है। धार्मिक स्थलों पर जाने की वाले श्रद्धालुओं से सरकार टैक्स लेती है। लेकिन जो ज़रूरी है कि चीन ने कहा है कि सरकार ने अपने नए आदेश में कहा कि ईसाई अपने घरों से ईसा मसीह की तस्वीरें और चर्चों से क्रॉस मूर्तियाँ हटा दें। इनकी जगह चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से-तुंग, माओ के नाम से जिन्हें जाना जाता है, माओ और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें लगाएं। फरमान नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1 महीने में अधिकारियों ने 5 राज्यों के चर्चों से सैकड़ों धार्मिक चिन्ह जबरन हटा लिए। इसमें यह भी कहा कि सरकार ने देश में समानता स्थापित करने के लिए धार्मिक चिन्ह हटाने के आदेश दिए। इससे पहले सरकार ने धार्मिक किताबों के इस्तेमाल और उनके अनुवाद पर रोक लगा दी थी। ये चीन की स्थिति है कि वहाँ धार्मिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी, नागरिक आज़ादी, सब चीज़ वहाँ कम्युनिस्ट शासन और फौजी हुकूमत में सब चीज़ कुचला जाता है। और जो बाहर से कई बार दिखता है कि विश्व का बहुत मजबूत देश है, लेकिन वहाँ के नागरिकों की जो स्थिति है उसकी कई बार आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने तरह के दबाव, इतनी तरह की पाबंदियाँ, इतनी तरह के सरकार की तरफ से उनके रोज़मर्रे की जीवन पर इतने तरह के की पाबंदियाँ कहें। चलिए, तो ये एक चीन की खबर थी। उसके बाद गहलोत वाली एक बड़ी खबर है, गहलोत और सचिन पायलट के मामले में।
जिसमें एक बड़ी खबर, ये बीच में एक और चीज़ बता दूं कि एक मुझे दिखा भास्कर में कि गलवान में जो शहीद हुए थे कर्नल संतोष बाबू, उनकी पत्नी डिप्टी कलेक्टर बनी और इनको जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव ने बुधवार को संतोषी को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। अच्छी बात है। अब ये एक दूसरी जो बड़ी खबर है, दूसरी नहीं चौथी होगी शायद, कि सीएम गहलोत के भाई समेत प्रदेश में 6 जगह पर ईडी के छापे। ये आप देख पा रहे हैं, हेडलाइन भास्कर में है, बाकी अखबारों में भी है, भास्कर से उठा रहा हूँ क्योंकि प्रमुखता से छपा है। ये जागरण और बाकी अखबारों में भी है, लेकिन मैंने भास्कर से खबर ली। इसमें क्या है कि आपको 2 खबर है, एक तो ईडी के छापे और दूसरी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्पीकर, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती दी है। क्योंकि आपको पता होगा कि हाईकोर्ट ने इस फैसले को टाला है, सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए उन्होंने कहा है कि बागी के मामले में कार्रवाई ना करें और उसके पहले हाईकोर्ट फैसला देगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट स्पीकर पहुंचे। लेकिन एक दिलचस्प क्या बात है कि अशोक गहलोत जब से सचिन पायलट से उनकी तनातनी हुई और जिस दिन से विधायक दल की बैठक हुई थी बागियों को किनारे करने के लिए, उस दिन पहले दिन इनकम टैक्स का रेड पड़ा। आपको पता होगा अशोक गहलोत के करीबी जो नेता कम कारोबारी थे, और अब है कि अशोक गहलोत के भाई सहित कई लोगों भाई सहित प्रदेश में 6 जगह ईडी के छापे। इसमें कहानी क्या है और क्यों नहीं टाइमिंग पर सवाल होना चाहिए। ये अगर थोड़ा छापा है इस टाइमिंग को लेकर तो भास्कर नहीं, बाकी कई जगह जागरण में फ्लैट खबर है। अब इसमें भास्कर ने ठीक है पहली लाइन में छापा है कि राजस्थान में 13 दिन से जारी सियासी संग्राम के बीच जांच एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने का सिलसिला जारी है। कम से कम इसमें लिखा तो कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भास्कर ने टॉप पे लिखा है। लेकिन इसमें खबर क्या है, ये मामला कितना पुराना है। ये मामला है 2007 से 2009 के बीच उनकी कंपनी, जो अशोक गहलोत के भाई हैं अग्रसेन गहलोत, उनकी कंपनी ने रियायती दर पर MOP खरीदा और किसानों को देने की बजाय कंपनियों को बेचा। आज से 10 साल पहले का मामला, 10 साल पुराने मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर और दुकानों सहित प्रदेश में 6 व्यवसायियों पर छापे मारे। अग्रसेन गहलोत और उनके परिवार से दिन भर पूछताछ हुई। प्रतापगढ़ में खाद बीज व्यापारी अमृतलाल बंडी पर भी कार्रवाई। मुद्दा ये नहीं है, अगर उन्होंने गलत किया तो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर उनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए तो करिए। लेकिन 10 साल बाद अचानक सक्रियता पुराने मामले में, ये क्या कहता है? और वो तब जब तनातनी हो रही हो। उसके बाद अचानक ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, हो सकता है कोई और एजेंसी कल को इसमें जिसकी एंट्री हो। तो सवाल यहाँ टाइमिंग का है। और इसमें ईडी की टीमें सुबह 10 बजे अग्रसेन गहलोत के घर पहुंची और ये वो कहानी है। और इसमें मामला ये है, सिर्फ बता दूं कि अग्रसेन गहलोत पर करीब 10 साल पहले कोलकाता बेस एक्सपोर्टर पर करोड़ों रुपए का म्यूरिट ऑफ पोटास, MOP बोलते हैं, गैर कानूनी ढंग से निर्यात करने का आरोप है। DRI ने गुजरात के पोर्ट पर कुछ कंटेनर पकड़े थे। ड्राइवरों के बयान में सामने आया कि अग्रसेन गहलोत के यहाँ से लाए गए थे और उसका दूसरे किसानों को देने की बजाय दूसरी कंपनियों को बेच दिया गया। ये है स्पीकर वाली मैं खबर बता चुका। मुद्दा वही है कि जो आप टाइमिंग पर बात करेंगे तो एक सवाल आएगा। जागरण पे आते हैं। जागरण में वही खबर है, गहलोत के भाई के घर छापा, लेकिन यहाँ एक फ्लैट न्यूज़ की तरह है। इसमें कोई उस तरह से बात टाइमिंग और इस पर सवाल नहीं उठाया गया। मुझे लगता है ये सवाल उठाया जाना चाहिए। क्यों नहीं अखबार ऐसे 10 सवाल छापे कि ये बीते 20 दिनों में या 15 दिनों में या 10 दिनों में कैसे एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, और क्यों नहीं छापा जाना चाहिए, सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए सरकार से टाइमिंग पर। लेकिन इसके लिए चाहिए कुछ बातें। खैर, तो ये है विकास दुबे मुठभेड़ जैसी कांड फिर न हो, पहली हेडलाइन वही है जागरण में। एक खबर हाँ, एक जो मैं बता रहा था शुरू में, जैसे अब जागरण में देखिए सेकंड लास्ट पन्ने में है, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे वायुसेना, राजनाथ सिंह के हवाले से है। अब सवाल उठता है वायुसेना तैयार रहेगी, ऐसे बयान तो ठीक हैं, ये वीर रस वाले बयान हैं जो बार बार मैं कहता हूँ। और सवाल उठता है मूल खबर क्या है कि चीन पीछे नहीं हट रही है, वो खबर नहीं है। और यही राजनाथ सिंह है जिन्होंने कहा था कि हल कब निकलेगा इसकी गारंटी नहीं। तो ये खबर है। उसके बाद मैं हिंदुस्तान टाइम्स आता हूँ। हाँ, इस बीच मैं एक बार पत्रकार की खबर भी बता दूँ, जो जिनकी हत्या हुई, कल मैंने उस पर वीडियो किया था, काफ़ी बातें की थी। उनके परिवार वालों का कहना है, देखिए नवभारत टाइम्स का ये गाज़ियाबाद एडिशन है, इस एडिशन में इन्होंने लिखा है, 2 घंटे पहले चौकी इंचार्ज से जताई थी हत्या की आशंका, पर जवाब मिला सुबह देखेंगे। इसका जिक्र कल मैंने किया था जो टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से। पुलिस पर कई तरह के आरोप लगे कि पुलिस ने जानबूझकर लापरवाही बरती। अब हुआ ये है कि 10 लाख मुआवजे का ऐलान हो गया है
और उसके बाद उनकी पत्नी को नौकरी दे दी जाएगी। हो गया, एक जान की कीमत 10 लाख और परिवार में किसी आश्रित को नौकरी, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, मस्त रही है। और जितने भक्त संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने इसमें हिंदू मुस्लिम खोजा। लानत है उन लोगों पर जिसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम खोजा ये कि जो लोग पकड़े गए उसमें से लोगों ने एक मुस्लिम का नाम निकाला और उस मुस्लिम के नाम को इतना प्रोपेगेंडा की तरफ फैलाया जैसे इसका कातिल सिर्फ मुस्लिम था, और कमालुद्दीन का बेटा, और उसको इस तरह से प्रोपेगेंडा की तरफ फैलाया। बाकी नाम जो उसमें 7 नाम और थे जिसका कोई जिक्र नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, संबित पात्रा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी लिखा कमालुद्दीन का बेटा मेन है, क्योंकि इनके जो भांजे थे उन्होंने एक बाइट दी कि कमालुद्दीन के बेटा जिसका नाम छोटू था उसने गोली चलाई। लेकिन इसमें और कौन कौन आरोपी हैं? रवि, इसी में नवभारत टाइम्स में है और अखबार में है कि रवि मुख्य गैंगस्टर था, और अखबारों में है रवि ने इसकी भूमिका बनाई और रवि ने पूरा कांड किया। रवि है छोटू उर्फ शाहनूर, जिसको लेकर इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश हुई। मैंने भी वीडियो बनाया तो कई लोगों ने पूछा नाम तो बताओ, नाम तो बताओ, नाम तो बताओ, क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ शाहनूर पे थी। वैसे ही जैसे पालघर में उन्होंने शुएब को तलाश रहे थे, शुएब था नहीं वहाँ। तो ये वो जमात के लोग हैं जो अपराध में, क्रिमिनल में, छेड़खानी में हर जगह हिंदू मुस्लिम देखते। दोस्तों, जो खोज रहे थे कि नाम तो बताओ, नाम तो बताओ, मुझे उम्मीद है आपको बाकी नाम भी पता होंगे। लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर ये सर्कुलेट हुआ कल बहुत कि इसमें बाकी लोग हैं आकाश, बोहित, शाकिर, एक और लड़का है दलवीर, अभिषेक और जोगेंद्र। अभिषेक नाम से 2 लड़का, दोनों के सरनेम अलग हैं। तो अभिषेक नाम रिपीट कर दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, दिमाग की खिड़की खोलिए। अभिषेक 2 लड़के, दलवीर, जोगेंद्र, आकाश, रवि। ठीक है, तसल्ली। 2 लड़के इसमें छोटू उर्फ शाहनूर और शाकिर। इक्वेशन जोड़ लीजिए, इसमें हिंदू मुसलमान करिए, मस्त रहिए। इन लोगों ने छेड़खानी की एक पत्रकार की भांजी से, इनमें से एक ने की, 2 ने की, जो जिसने भी की। इनकी शिकायत हुई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, FIR दर्ज नहीं हुआ। FIR दर्ज तब हुई जब विक्रम को गोली लग चुकी थी, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, और उसके बाद मौत हो गई। मौत के बाद आप उसमें हिंदू मुस्लिम खोज रहे हैं, तो माफ़ करिए, आप देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं, और ये नुकसान देश समाज सबके लिए है और जहर फैला रहे हैं। चलिए, बहरहाल तो ये खबर है। उसके बाद गहलोत वाला मैं बता दिया। एक खबर मैं अभी देख रहा था, मैं बताता हूँ। उस बच्ची का, इसी विक्रम जोशी में, उस बच्ची जो 2 बेटियाँ है, एक बेटिया 11 साल की, एक बेटी उनकी 4-5 साल की है। ये अमर उजाला का अखबार है, अमर उजाला का सप्लीमेंट। इसमें एक हेडिंग मैंने देखी जिसमें बच्ची कह रही है कि मेरे पापा को ला दो। मैं अभी कहीं देख रहा था, और छोटी सी बच्ची है। और मैं कल भी थोड़ा परेशान हुआ था ऐसी खबरों से। लगता है कि यार उस बच्ची पर क्या बीतेगा जिसके पापा नहीं रहे। ठीक है, आपने मुआवजा दे दिया, आपने कह दिया कि 2 दिन में मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन क्या उससे उसकी ज़िंदगी, उसके पापा वापस लौटेंगे क्या? ये खबर है, आप देख पा रहे हैं। इसमें छोटी सी बच्ची है, और खैर ये खबर मेरे लिए परेशान करने वाली है। इसके अलावा कोरोना का मामला है, बाढ़ की बुरी स्थिति है, उसी में एक और ख़बर है। वो बच्ची दिमाग से, वो तस्वीर, वो वीडियो मेरे दिमाग से निकलता नहीं है। बिहार में कोरोना का बहुत बुरा हाल है। ये एक भास्कर ने अच्छी हेडलाइन दी है, ये देख लीजिए। बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 पार। इसमें एम्स में भर्ती सिविल सर्जन की भी मौत हो गई, एक नेता की मौत हुई, समस्तीपुर के सिविल सर्जन थे। और उसके बाद लगातार संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से जंग, अब तक 19,876 स्वस्थ होकर लौटे। रिकवरी रेट थोड़ा बढ़ा, चलिए। लेकिन बिहार से जो स्थिति, जो तस्वीरें आ रही है PMCH से, NMCH से, मेडिकल जो सुविधाएं हैं, उसकी सुविधाओं को लेकर लगातार सवाल हैं, और लोगों के किलसते, परेशान होते, तड़पते, बिलखते लोगों की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स है। एक खबर कल मैंने आपको बताया था सीरो सर्वे को लेकर, उसी को हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि सीरो सर्वे एक बार फिर से होगा, और हर हफ्ते सीरो सर्वे करेंगे, हर महीने सीरो सर्वे करेंगे। सिटी टू कंडक्ट सीरो सर्वे एवरी मंथ, जिससे अंदाज़ा लगेगा, एक सैंपल सर्वे है जिससे अंदाज़ा लगेगा कि कितने लोग ठीक हो पा रहे हैं, ये अंदाज़ा लगेगा। ये एक खबर है। इसके अलावा ये हिंदुस्तान टाइम्स में और क्या खबर है मैं बताऊं। कल से मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसे आर्टिकल,
कुछ ऐसे लेख भी आपको सजेस्ट कर सकूं जो आपको पढ़ना चाहिए, ताकि कोई ऐसे आर्टिकल जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको दिलचस्पी हो, जिससे आपको कुछ जानकारी मिले, तो वो भी मैं कल से बताऊंगा। इकोनॉमिक टाइम्स, हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स के लिए मैंने कई बार बोला प्योर पॉलिटिक्स वो पढ़ना चाहिए। इसमें एक खबर है, बीजेपी टू मूव एचसी हाईकोर्ट अगेंस्ट बीएसपी एमएलएज। अब समझिए कि बीएसपी एमएलए शामिल हुए पिछले साल सितंबर में, 6 के 6 बीएसपी एमएलए शामिल हो गए कांग्रेस में। अशोक गहलोत ने शामिल कराया, मायावती ने अभी ऐतराज़ किया। ऐतराज़ तब ज़बरदस्त किया जब ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। अब बीजेपी हाईकोर्ट में मूव करेगी बीएसपी एमएलए के मर्जर को लेकर। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसी को कहते हैं कि मुश्किल, परेशानी, झगड़ा अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का, और हाईकोर्ट में जाएगी बीजेपी। तो इतनी खबरें दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत सारी खबरें मैं बता चुका, और कुछ खबरें छूट भी रही होगी, तो वक्त ज़्यादा है, मैं कोशिश करूँगा कि फिर, हाँ, एक राजा मान सिंह की खबर है। वो कल मैंने आपको बताया था कि राजा मान सिंह के मामले में फैसला हुआ। आप में से जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है राजा मान सिंह वाला, वो वीडियो ज़रूर देखें कि राजा मान सिंह के मामले में कैसे 35 साल बाद 11 कातिलों को उम्र कैद की सज़ा हुई है। और उसमें सबसे बड़ी बात देखिए, इसी को कहते हैं 35 साल बाद सज़ा हुई। तो पहले तो ये इंसाफ है या ये न्यायिक व्यवस्था की नाकामी है। और उसमें जिस शख्स को, एक डीएसपी को सजा हुई, उनकी उम्र, कान सिंह भाटी की अभी उम्र 82 साल है। तो समझिए उनकी 82 साल उम्र हो गई, 35 साल पहले इनकाउंटर हुआ है और अब सजा हुई। लेकिन उनके बारे में एक दिलचस्प कहानी मैंने कल आपको बताई थी, राजा मान सिंह की पूरी कहानी। आपको मौका लगे तो वो कहानी आप ज़रूर देखिएगा, मैंने उसका एक वीडियो बनाया था। तो आज का ये वीडियो मैं दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे कुछ और जानकारियों के साथ। इस बीच अगर आप में से किसी ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अजीत अंजुम के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक आपको जानकारी मैं हर रोज़ आपको दे सकूं। मेरे ख्याल से मोटे तौर पर जो खबरें थी वो मैं बता चुका हूँ। कोरोना को लेकर चिंता है, आप सब लोग जहाँ भी रहें, घर में रहें, सतर्क रहें, क्योंकि स्थितियाँ बाहर जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। और कई बार लगता है कि आप बाहर घूमने लगते हैं, दफ्तर जाने की कोशिश करते हैं, या आपको लग सकता है कि स्थितियां सामान्य हो रही है, लेकिन लगातार चिंताजनक स्थिति है और आने वाले समय में क्या होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सतर्क रहें, सजग रहें, सेफ रहें। नमस्कार।